जब हम किसी क्लिनिक के बाहर खड़े होते हैं और ऊपर लगे बोर्ड पर नाम के आगे लिखे दो अक्षर देखते हैं, डी और आर, तब ये दो अक्षर हमें भरोसा देते हैं, उम्मीद देते हैं और सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन अगर यही दो अक्षर डी और आर जो मिलकर डॉक्टर कहलाते हैं हमारी जान के दुश्मन बन जाए और हमारी जान को अपना बिजनेस यानी अपना धंधा बना दे, तो क्या आप फिर से डॉक्टर के बारे में उतनी ही इज्जत और विश्वास के साथ सोच पाएंगे? इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे ही इंसान से जिसने डॉक्टर बनकर अंधेरों का कारोबार किया। एक ऐसा शख्स जो सामने से भले ही इंसान दिखता था, लेकिन उसके इरादे शैतान से भी ज़्यादा खतरनाक थे। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसे लोग आज डॉक्टर डी के नाम से जानते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर डॉक्टर पर शक कीजिए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी कहती है 57.3% ऑफ द हेल्थ वर्कर इन इंडिया इज मेड अप ऑफ क्वैक्स, यानी आधे से ज़्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स फेक डिग्री लिए घूम रहे हैं और इन्हीं फर्जी डिग्रियों के सहारे ये लोगों के हेल्थ से खेलते हैं। यानी हर दूसरा व्यक्ति जो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठा है जरूरी नहीं है कि वो इस काम के काबिल भी हो। आज हम बात करेंगे उनमें से एक ऐसे दरिंदे की जिसने भरोसे को तोड़कर एक ऐसे खेल को जन्म दिया जो इंसानियत के लिए एक सवाल बन गया। दरअसल साल 1984 के समय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक आदमी देवेंद्र शर्मा बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS की डिग्री लेकर राजस्थान से अपने गांव लौटता है। ये डिग्री हासिल करने के बाद ये आदमी देवेंद्र शर्मा से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बन चुका था। लोग सोच रहे थे ये बीमारियों का इलाज करेगा, लोगों की जान बचाएगा, लेकिन उसके मन में एक बिजनेस प्लान था। घर वापस आने के बाद वो अलीगढ़ में एक छोटी सी क्लिनिक चलाने लगा। फिर गाजियाबाद में भी एक सेंटर खोला। कहने को सब कुछ ठीक चल रहा था, घर, सम्मान, काम और लोगों का भरोसा। हमारे देश के कई हिस्सों में आज भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। 1980 और 1990 के दशक में ये और भी कम थे। उन दिनों डॉक्टर का क्लिनिक खुलना विकास की निशानी माना जाता था। डॉक्टर के इलाके में रहने से ही लोग इतने खुश हो जाते थे कि डॉक्टर की डिग्री की जांच पड़ताल करना और उसके इलाज के तरीकों पर सवाल करना अपराध के बराबर माना जाता था। कानूनी अपराध नहीं, सामाजिक अपराध, क्योंकि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी आखिरकार है तो इंसान ही। उन्होंने अपने मेडिकल करियर की शुरुआत एक छोटे से क्लिनिक से की थी जिसका नाम था जनता हॉस्पिटल। करीब 11 साल तक उन्होंने इस क्लिनिक को बड़े ईमानदारी से चलाया। इलाज भी अच्छा करते थे और मरीजों का भरोसा भी जीतते थे। जो भी एक बार उनके पास इलाज कराने आता वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के भीतर फिर से लौटकर जरूर आता था। पर देवेंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा बिजनेस प्लान जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था। एक ऐसा रास्ता जो मेडिकल दुनिया से हटकर था। अक्सर देखा जाता है कि क्रिमिनल्स के अपने अपने अड्डे होते हैं। कभी किसी गैंगस्टर का छिपा ठिकाना होता है तो कभी आतंकवादी का एक कैंप। लेकिन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा इन सबसे अलग था। वो अपना सारा गोरख धंधा अपने क्लिनिक से ही चलाता था। जनता हॉस्पिटल, जो बाहर से एक आम अस्पताल दिखता था, असल में ये अपराधों की एक फैक्ट्री बन चुकी थी। यही वो जगह था जहाँ से उसने एक एक करके इंसानों की जिंदगी का सौदा करना शुरू कर दिया। ये सब शुरू होता 1994 से, जब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अपनी कमाई को बढ़ाने के इरादे से एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, गैस एजेंसी का बिजनेस। उन दिनों गैस एजेंसी का बिजनेस काफ़ी पॉपुलर था, जिस वजह से डॉक्टर देवेंद्र को लगा कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और अपने दोस्तों के कहने पे वो 11 लाख रुपया इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आगे चल के उन्हें इस इन्वेस्टमेंट की काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। गैस एजेंसी में उनके दोस्तों ने ही उन्हें 11 लाख का चूना लगा दिया। 1994 का 11 लाख आज 2025 में कम से कम 10 करोड़ के बराबर होंगे। ये झटका इतना गहरा था कि डॉक्टर देवेंद्र की सोच ही बदल गई। जिस इंसान ने लोगों का इलाज करने का भरोसा कमाया था, अब वही इंसान कुछ ऐसा सोचने लगा जो बिल्कुल अलग था। गैस एजेंसी में नुकसान झेलने के बाद वो एक फर्जी गैस एजेंसी का बिजनेस शुरू कर देते हैं। कुछ समय तक उन्होंने इस धंधे से भी कमाई की, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान एक और रास्ते पर गया जो था मेडिकल ट्रांसप्लांट का। एक ऐसा ट्रांसप्लांट नेटवर्क जो आने वाले सालों में कई राज्यों तक फैल गया।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने यह कबूल किया था कि 1994 से 2004 के बीच उन्होंने लगभग 125 इल्लीगल मेडिकल ट्रांसप्लांट किए थे। हालांकि ये सिर्फ वो आंकड़ा है जो उसने खुद कबूल किया है। असली नंबर इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इस नेटवर्क में कई एजेंट, दलाल और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल थे। हर एक ट्रांसप्लांट के बदले 5 से 7 लाख रुपए नकद लिए जाते थे। कई मामलों में ये डोनर को पता ही नहीं चलता था कि उनके शरीर से क्या निकाला गया है, और कुछ मामलों में जिन लोगों को ट्रांसप्लांट किया जाता था उन्हें इन्फेक्शन या इलाज में लापरवाही का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इस नेटवर्क में सैनिटाइजेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड या मरीजों की सुरक्षा, इनमें से किसी भी बात की परवाह नहीं की जा रही थी। बस टेबल पर गिनती होती थी नोटों की। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं चलता था कि उनके बॉडी से कुछ निकाल दी गई है। साल 2004 में देवेंद्र शर्मा को बहुत बड़ा झटका लगा जब हरियाणा पुलिस गुड़गांव से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को एक संदिग्ध मेडिकल ट्रांसप्लांट मामले में गिरफ्तार करके अपने हिरासत में ले लेते हैं। लेकिन जांच के दौरान जो बातें सामने आई उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। इस डॉक्टर की जिंदगी में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि ये सिर्फ एक हिस्सा था कहानी का। इस डॉक्टर की दुनिया में एक और बड़ा राज छिपा हुआ था। 18 जनवरी 2004 ठंड भरी सुबह थी। कोहरे में लिपटी पटरियों पर एक ट्रेन उत्तर प्रदेश से राजस्थान की ओर बढ़ रही थी। उसी ट्रेन में चुपचाप बैठा था एक इंसान, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। वो किसी सामान्य यात्री की तरह लग रहा था। बैग कंधे पे टंगा हुआ था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था, मानो कोई गहरी योजना उसके जहन में पक चुकी थी। राजस्थान पहुंचते ही वो सीधे रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और वहां से वापस यूपी आने के लिए एक टाटा सुमो टैक्सी बुक करता है। लंबी दूरी की टैक्सी यात्राओं में अक्सर ड्राइवर अकेले ड्राइव करने से बचते हैं। थकावट के डर से या सुरक्षा के लिहाज से वे अक्सर अपने साथ एक सहयोगी या जान पहचान वाले को भी साथ में ले लेते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। ड्राइवर के साथ एक और आदमी इस टैक्सी में बैठता है, जो था उस टैक्सी ड्राइवर का भाई। शायद सफर लंबा था और रात भी होने वाली थी, इसलिए वो ड्राइवर अकेले नहीं निकलना चाहता था। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिस इंसान को वो गाड़ी में बैठा रहा है वो उसकी मंजिल से कहीं ज्यादा आगे की सोच चुका था। जयपुर से यूपी के लिए सफर कर रही इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, एक डॉक्टर, टैक्सी ड्राइवर और उसका भाई। टैक्सी ड्राइवर के पूछने पर इस डॉक्टर ने अपना नाम डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल बताया, लेकिन यह नाम असली नहीं था, नकली था। इसका पता तब चला जब कहानी एक मोड़ पर पहुंची जो बेहद चौंकाने वाला था। गाड़ी राजस्थान से यूपी के लिए निकल गया और जैसे ही गाड़ी यूपी के बॉर्डर के पास पहुंचने ही वाला था, तब डॉक्टर देवेंद्र ने टैक्सी को किसी एसटीडी बूथ के पास रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने वैसा ही किया। कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी को एक एसटीडी बूथ के पास रोक देता है। ये वो समय था जब मोबाइल फोन्स हर किसी के पास कॉमन नहीं हुआ करता था। डॉक्टर टैक्सी से उतरकर फ़ोन करने चला जाता है। टैक्सी ड्राइवर ने भी अपने घर पर इतना दूर जाने की बात नहीं बताए थे, तो ये लोग भी अपने परिवार से बात करके उन्हें सब बता देते हैं और कहते हैं कि वो लोग 2-3 दिन बाद ही वापस लौटेंगे। कुछ मिनट रुकने के बाद सफ़र फिर से शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर आगे जो हुआ उसने 2 जिंदगियां बदल दी हमेशा के लिए। करीब 7 घंटे बाद टैक्सी यूपी के कसमपुर गांव पहुंची। यहाँ डॉक्टर के 2 जानने वाले पहले से इंतजार कर रहे थे। अब गाड़ी में टोटल 5 लोग हो गए थे। रात हो चुकी थी, तो सबने वहीं रुकने का फैसला किया। अगली सुबह सफ़र दोबारा शुरू हुआ। हाईवे नंबर 334 पर एक बार फिर से गाड़ी रोकी गई, इस बार टॉयलेट जाने के बहाने। ड्राइवर भाइयों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वो एक आम सवारी समझ रहे थे, वो दरअसल एक अलग ही इरादे से उनके साथ चल रहे थे। यूपी में रहने वाला डॉक्टर राजस्थान जाता है और वहां से फिर यूपी के लिए गाड़ी लेता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सफ़र लंबा था और ऐसे में अक्सर साथ चल रहे लोगों पर भरोसा होने लगता है। डॉक्टर देवेंद्र और उसके साथी दोनों भाइयों को लेकर NH 334 के पास एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जिसे हजारा के जंगल के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि उस जगह पर अक्सर जंगली जानवरों की हलचल रहती थी। डॉक्टर देवेंद्र की मंशा थी कि कोई सबूत न बचे, ताकि किसी को कोई सुराग न मिले। उनकी योजना ये भी थी कि पुलिस को इतना उलझा दिया जाए कि कहानी वहीं दब जाए जहां से शुरू हुई थी। कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। डॉक्टर के साथी जो गाड़ी में थे, उन्होंने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। गाड़ी के अंदर कुछ बातें हुई और फिर सब शांत हो गया।
इसके बाद उन्होंने यूपी लौटते समय उस गाड़ी को किसी और के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि डॉक्टर देवेंद्र अवैध तरीके से गाड़ियों के दस्तावेज बदलकर उसे बेचने का भी काम किया करते थे। कुछ ही दिनों बाद एक नहर में 2 अज्ञात लोगों के शव जैसे चीजें मिलने की खबर सामने आई। कुछ हजार या लाख रुपए की लालच में एक परिवार के सपनों को हमेशा के लिए छीन लिया गया था। नहर में मिले अज्ञात शव का हाल बहुत खराब था। उसे पहचान पाना भी मुश्किल था, लेकिन पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लग गया था। पुलिस को एक और सुराग मिला, जो था एसटीडी बूथ से किया गया कॉल। उसी समय जयपुर पुलिस के पास 2 युवक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इंटरस्टेट पुलिस नेटवर्क ने तेजी दिखाई और जब सबों की जांच हुई, इंस्पेक्टर महेंद्र भगत, जो आज डीएसपी हैं, उन्होंने सबूतों को फिर से जोड़ना शुरू किया। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास टैक्सी चालकों से भी पूछताछ की। एक टैक्सी ड्राइवर ने उन दोनों भाइयों के बारे में जो गायब हुए थे, जान खान और सराफत खान, उनके बारे में बताया। फिर वहीं से टैक्सी ड्राइवर के जरिए एक स्केच बनवाया गया। स्केच हूबहू डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जैसा निकला। अब वो झूठा नाम भी काम नहीं आने वाला था, क्योंकि पुलिस के पास उसका चेहरा था। यूपी पुलिस तुरंत इस डॉक्टर को ढूंढने में लग जाती है। देवेंद्र शर्मा का सीक्रेट नेटवर्क भारत और नेपाल के बॉर्डर तक फैला हुआ था। एक ऐसा नेटवर्क जो दिखता नहीं था लेकिन काम करता था, बड़े साफ सुथरे तरीके से। हर बार जब टैक्सी लापता होती तो कुछ ही घंटों के भीतर वो गाड़ी बिहार के रास्ते नेपाल में दाखिल कर दिया जाता था। वहां उसका एक साथी मदन सिंह पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहता था। मदन उस गाड़ी के कागजात बदल देता और फिर गाड़ी को नेपाल में किसी व्यापारी को बेच देता था। ये सब कुछ इतनी सफाई से होता था कि पुलिस को महीनों तक भनक तक नहीं लगती थी। एक दिन नेपाल की एक पुलिस चौकी पर एक अधिकारी को एक गाड़ी पर शक हुआ। नंबर प्लेट दिल्ली की थी, लेकिन इंजन की जानकारी मेल नहीं खा रही थी। फिर जांच शुरू किया गया। जब पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले तो पता चला कि वो गाड़ी दिल्ली से 3 महीने पहले लापता हो गई थी। गाड़ी के मालिक ने रिपोर्ट भी दर्ज कराया था, लेकिन तब तक कोई सबूत नहीं मिला था। भारत नेपाल दोनों की पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने लगी, लेकिन इससे पहले कि जांच शुरू हो पाती, देवेंद्र का नेटवर्क गाड़ी को गायब कर चुका था और मदन भी नजर से गायब हो गया। पुलिस ने जब देवेंद्र शर्मा को हिरासत में लिया तो देवेंद्र शर्मा ने बड़े आराम से बताया कि उसके लिए ये सिर्फ एक धंधा था। उसने कहा, लोगों की जिंदगियों का मोल मेरे लिए पैसा से ज़्यादा नहीं था। मैंने जिन टैक्सी वालों को हटाया वो सिर्फ मेरी योजना का हिस्सा थे। देवेंद्र शर्मा अब तक मेडिकल ट्रांसप्लांट के केस में पहले से ही जांच के घेरे में आ चुके थे, लेकिन पूछताछ में जो बयान सामने आया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। डॉक्टर देवेंद्र ने दावा किया कि उसने अकेले ये काम 50 से ज़्यादा बार किया था और उसके बाद उसने गिनना छोड़ दिया था। उन पर आरोप लगे कि वो चोरी की गाड़ियां बेचते थे और अपने नेटवर्क के जरिए टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाते थे। एक तरफ मेडिकल रैकेट, दूसरी तरफ टैक्सी ड्राइवरों को निशाना बनाकर गाड़ियों की कालाबाजारी और साथ में फर्जी एजेंसियों का जाल। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिन अपराधों को अंजाम दिया वो किसी माफिया या गैंगस्टर से कम नहीं थे, पर फर्क इतना था कि उनके नाम के आगे डी और आर लिखा था। अंत में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को इन सभी जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो लोग रास्ते में अनजान चेहरों पर कर बैठते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल इंसानियत की सेवा में नहीं, बल्कि अपने लालच को पूरा करने के लिए किया। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अब कानून की गिरफ्त में है, लेकिन जो जिंदगियां उनके फैसलों की भेंट चढ़ी वो कभी लौट कर नहीं आएगी। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुआ। जनवरी 2020 में डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था। 16 फरवरी को उन्हें वापस लौटना था, लेकिन वो फरार हो गया। वो अपने पुराने नेटवर्क के सहारे यूपी से दिल्ली आ गया। उसने फिर से एक बार नया बिजनेस चुना। दिल्ली में उसने एक विधवा औरत से शादी की और प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगा। दिल्ली में नजफगढ़ के पास उसने अपना बेस जमाया। इतना ही नहीं, जयपुर में एक आदमी को दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक बिल्डिंग भी बेच दी। ये डील भी एक तरह का स्कैम था। धोखाधड़ी करते हुए भी वो बहुत इत्मीनान से अपनी जिंदगी जी रहा था, जबकि पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2020 में उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे फिर से जेल में डाल दिया गया। अभी के समय वो राजस्थान के जयपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने शुरुआत एक होनहार इंसान की तरह की थी।
लेकिन जल्दी पैसा कमाने की चाह में वो रास्ते से भटक गए। वो ऐसे रास्ते पे चल पड़े जहाँ से लौटना मुश्किल था। कई बार लोग कहते हैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर रास्ता गलत हो तो वो मकसद धीरे धीरे खो जाता है। टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड में भी यही दिखाया गया है, कैसे एक अच्छा इंसान धीरे धीरे अपराध की दलदल में फंसता चला जाता है। डॉक्टर देवेंद्र को शायद लगा होगा कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसका परिवार ही उसे हमेशा के लिए छोड़ गया। एक डॉक्टर जीवन बचाने की कसम खाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करे तो ये न सिर्फ कानून बल्कि मानवता का भी बड़ा अपराध है। 2016 में ऐसा ही एक डॉक्टर जो सबका भला करने का दावा करता था, एक बार फिर से सामने आया। ये कहानी है महाराष्ट्र के सतारा जिले की, जहां डॉक्टर के भेष में छिपा बैठा था एक ऐसा हैवान जो था डॉक्टर संतोष पॉल, जिसके कारनामों को देखकर मीडिया और लोगों ने उसे नाम दिया था डॉक्टर डी 2.0। संतोष पॉल ने गांव में एक क्लिनिक खोला और खुद को होम्योपैथिक डॉक्टर बताया। गांव वाले उसे ईमानदार और मददगार मानते थे। वो कम फीस में इलाज करता था, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शांति के पीछे कुछ और ही चल रहा था। साल 2016 में गांव की एक महिला अचानक लापता हो गई। पुलिस ने जांच शुरू की और जांच की दिशा धीरे धीरे डॉक्टर पॉल की ओर बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जब पुलिस ने विस्तार से पूछताछ की तो धीरे धीरे पर्दे खुलने लगी और एक बड़ा रहस्य सामने आया। डॉक्टर पॉल ने बताया कि पिछले कई वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें वो छुपाता रहा है। पुलिस के सामने उसने माना कि उसने 6 लोगों के साथ ऐसा किया जो अब हमारे बीच नहीं है। उसका तरीका शांत था और किसी को शक नहीं हुआ। उसने इन बातों को छिपा कर रखा, लेकिन कानून से ज्यादा देर तक कोई नहीं बच सकता। पुलिस ने संतोष पॉल को गिरफ्तार किया और मामले की पूरी तरह से जांच की गई। यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। ये झटका था कि एक इलाज करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा राज कैसे छुपा सकता है। अब वो भी न्यायिक हिरासत में है और उस पर मुकदमा चल रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की अच्छाई के पीछे की सच्चाई जानना भी जरूरी है। डॉक्टर का काम है जीवन बचाना, लेकिन जब पहचानने में गलती हो जाए तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। आशा करते हैं कि ऐसी घटना फिर ना हो और हम सब सतर्क रहें।